है कि सवाल उठा सकें और उन सवालों के ज़रिए हम इस दुनिया को और खूब पाठों के बाद दिए गए प्रश्न हैं, उनकी जो प्रकृति है, विशेष तौर पर ज्ञान मीमांसीय जो प्रकृति है, उसे समझने की कोशिश की कि विद्यार्थियों के सामने वो ज्ञान के संदर्भ में किस तरह का वितान, किस तरह का लैंडस्केप, किस तरह का पर्सपेक्टिव जो है वो रख रहे हैं। तो मेरी समझ में ये आया है कि 2000 में जो किताबें आई, 2000 की जो पाठ्यचर्या है उसके प्रभाव दूसरे किस्म के सवालों को थोड़ी और ज़्यादा जगह दी गई है। इन्फॉर्मेटिव सवालों से थोड़े आगे जाते हैं। तो मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, पेज नंबर वो 111 है और पेज नंबर 111 में आपने जो ये लिखा है नियंत्रण करने की, ये है कि हम उसको माने कि वो संदेश है और वो संदेश सही है। वीरेंद्र जी, मैं आपकी किताब को पहले भी पढ़ता रहा हूँ, आपके शोध को भी पढ़ा है। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, पेज नंबर वो 111 है और पेज नंबर 111 में आपने लिखा है कि प्रस्तुत शोध के अनुसार हिंदी शिक्षण प्रक्रिया की 76% रुचि तकनीकी प्रश्नों ब्रैकेट में व्याकरणिक प्रश्न सहित के जरिए विद्यार्थियों की सोच पर नियंत्रण करने की है। ये आपने जो ये लिखा है नियंत्रण करने की, जरा इसे बताएंगे कि कैसे नियंत्रण करने की ये एक जरिया बन जाता है, जबकि प्रश्न को विवेकशीलता की ओर ले जाना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भी ये कहा गया है, विवेकशीलता, मानवीयता, आलोचनात्मक चिंतन जो है, मानसीकरण, इस तरह की चीजों को सवाल के जरिए वहां पहुंचना था, प्रबुद्धता की ओर पहुंचना था, दुनिया को बेहतर और सुंदर बनाने की। और वो तो नियंत्रण के जरिए नहीं हो सकता, वो तो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा खुला करने और प्रश्न करके मुख्य कथानकों को, जो डोमिनेंट, जो हेजेमोनिक, जो वर्चस्वशाली कथानक हैं, जिसके जरिए शोषण की व्यवस्था कायम की जाती है, उनको उधेड़ने की, उन संरचनाओं को पहचानने की और वो पहचान कर उसमें हस्तक्षेप करते हुए संसार को और बेहतर और आगे ले जाने की ओर बात होनी चाहिए थी। जबकि आपने पाया कि ये जो प्रतिशत है 76% तकनीकी प्रश्न है जो कि नियंत्रण करने का काम करती हैं। एक तो प्रतिशत के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा है और दूसरा ये जो नियंत्रण शब्द है उसको जरा खोल के बताया कि इसका शिक्षण शास्त्रीय मायने क्या निकलता है। डॉक्टर राघवेंद्र, ये सवाल जो है नियंत्रण करने का, ये काफी गंभीर है शिक्षा के दृष्टि से और शिक्षा के जो डोमेन है उसमें, क्योंकि एक जो बड़ी समस्या मुझे दिखाई देती है पाठ्य पुस्तकों में, वो ये दिखाई देती है कि हम जिन लेखकों को रख रहे हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जगह दे रहे हैं उनकी रचनाओं को, हम ये मान कर दे रहे हैं कि हमें उनकी रचना में दिया गया जो संदेश है वो विद्यार्थियों तक प्रसारित करना है, उसे पहुंचाना है, न कि हम उसे शिक्षित करने का, सवाल उठाने का, लोकतांत्रिक होने का, जनतांत्रिक होने का और सेकुलर होने का वो जरिया हो सकती हैं वो किताबें और वो रचनाएं, वो कविताएं, वो नाटक, वो कहानियां। हम उसको जरिया नहीं मान रहे, हम उसको मान रहे हैं कि वही लक्ष्य है उस किताब का कि पाठों के जरिए जो संदेश दिए जा रहे हैं वो हमें विद्यार्थियों तक पहुंचा देने हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि पाठ का एक संदेश है और उस संदेश पर बात हो, उस पर चर्चा हो, वो संदेश कई दृष्टियों से देखे जाएं, अलग अलग धरातलों से देखे जाएं, अलग अलग जो डिस्पोजिशंस हैं वहां से उन संदेशों को देखा जाए। जब ये जो समझ है, दो पैराडाइम है हमारे पास पाठ्य पुस्तकों को देखने का। एक पैराडाइम ये है कि हम उसको माध्यम माने और एक पैराडाइम ये है कि हम उसको माने कि वो संदेश है और वो संदेश सही है और वही संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। जब ये मान लिया जाता है कि ये संदेश सही है और यही संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, वहां से ये नियंत्रण करने का जो सवाल है वो पैदा होता है, वहां से नियंत्रण करने का एक पैराडाइम पैदा होता है। और उसी पैराडाइम की देन है कि हमारे पास लगभग 80% जो प्रतिशत सवाल हैं वो टेक्निकल किस्म के सवाल हैं। यानी टेक्निकल किस्म के सवाल ये हैं कि जिनका जवाब हाँ या ना में
पाठ के काया के अंदर दिया हुआ है। और हम नहीं चाहते कि वो जो सूचनात्मक सवाल हैं वो सवाल से परे जाकर के हम विद्यार्थियों को अलग अलग डिस्पोजिशंस की नजर से उस टेक्स्ट के साथ, उसके संदेश के साथ एंगेज होने का मौका दें। तो जो पहले मैंने कहा था कि जो सिंगल स्टोरी का मामला है वो महत्वपूर्ण है। हम ये मान रहे हैं कि जो ये द मैसेज दिया जा रहा है किसी पाठ के जरिए, वो द मैसेज इंपॉर्टेंट है। और जब हम इस सिंगल स्टोरी को मानते हैं कि ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। ये सिंगल स्टोरी किसी एक के नजरिए से सही हो सकती है, लेकिन किसी और के नजरिए से ये स्टोरी सही नहीं हो सकती है। और हम अलग अलग जो लोकतांत्रिक आवाजें हैं, जनतांत्रिक आवाजें हैं, जो वॉइसेस हैं, और ऐसी वॉइसेस जो कभी सुनी नहीं गई, जो हाशिए की आवाजें हैं, उनको जब हम टेक्स्ट में ला करके जगह देने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के ये जो नियंत्रण का सवाल है ये थोड़ा ढीला पड़ता है। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि पाठ्यपुस्तक और उसमें दिए गए पाठ जो हैं वो माध्यम नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक संदेश है और उसी संदेश को हमको विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, तो ये जो पैराडाइम है कि वो माध्यम है और दूसरा पैराडाइम ये है कि वो संदेश है, वहां से ये नियंत्रण का सवाल जो है शिक्षा में पैदा होता है। तो जब तक ये पैराडाइम नहीं टूटेगा तब तक ये नियंत्रण का सवाल भी नहीं टूटेगा। क्योंकि अगर आप ये मान रहे हो कि जो कहा जा रहा है संस्थाओं के द्वारा, जिस टीम ने वो उसको चुना है, जिस कमेटी ने उसे चुना है, वो बहुत सुंदर है, बहुत 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 समझदार है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए वो गलती नहीं कर सकते। हो सकता है वो अपनी नजर से गलती नहीं कर सकते, हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है वो अपनी सांस्कृतिक, अपनी राजनीतिक, अपनी ऐतिहासिक, अपनी लैंगिक, अपनी रेशियल जो अवस्थितियां हैं, डिस्पोजिशंस हैं, वहां से किया है। और एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो 10 तरह के जो डिस्पोजिशंस हैं वहां से सोच सकें। इसलिए जब तक हम पाठ को खुला नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं समझेंगे कि ये संदेश है और ये संदेश जो है बात करने के लिए है, ना कि ये संदेश जो है मान लेने के लिए है, तो हम जो है पाठ्य पुस्तक और जो उसमें दिए गए पाठ हैं उसमें और जो राज आज्ञा है उसमें फर्क जब नहीं करते, तो तब हम जो है इस तरह के एक चक्र में फंसते हैं जहां हम विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं, चाहे हम उसको सायास तौर पर कर रहे हों या अनायास तौर पर, लेकिन उसका परिणाम यह होता है कि उसने उनके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो नियंत्रित हो रही होती है।